वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स का ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम फरवरी महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में है। स्टार्स प्रोजेक्ट एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने वादा किया है कि वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे हमारे स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ फॉर स्टेट्स। तो देखिए यहां पर जो स्टार्स प्रोजेक्ट है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी जो भी खर्चा आएगा और कुछ राज्यों को वहन करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, वो इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि हम ओवरऑल मॉनिटरिंग करें इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की, और इसके लिए कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में इंटरवेंशन किए जाएंगे पॉजिटिवली, ताकि वहां पर लर्निंग आउटकम को बेहतर किया जा सके। सिलेक्टेड स्टेट्स की बात की गई है, मतलब कुछ राज्यों को चुना गया होगा। बिल्कुल सही बात है, 6 राज्य चुने गए हैं: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। ये कुछ और राज्यों के साथ पार्टनरशिप करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। नेशनल लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है, वो मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। स्टेट लेवल पे समग्र शिक्षा एक इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी, वही इस स्टार्स प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंट करेगी। समग्र शिक्षा इनिशिएटिव क्या है तो मैं आपको बता दूं। 2018 के पहले 3 इनिशिएटिव थे एजुकेशन सेक्टर में: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स ट्रेनिंग। ये जो तीनों इनिशिएटिव्स थे, इन तीनों को मिक्स करके अप्रैल 2018 में एक स्कीम तैयार की गई समग्र शिक्षा नाम से। तो उसी की जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वही स्टार्स प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंट करेगी। तो अब आइए वर्ल्ड बैंक फंडिंग की बात करते हैं। टोटल वर्थ है इस पूरे प्रोजेक्ट की 5718 करोड़। वर्ल्ड बैंक इसमें $500 मिलियन देगा, जो कि 3700 करोड़ के आसपास होगा। ये जो वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट होगा वो रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होगा, मतलब आप रिजल्ट्स देंगे तभी आगे की फंडिंग मिलेगी। शॉर्ट टर्म टारगेट्स मिलेंगे, पूरा करिए, बाकी का फंड लीजिए। तो प्रोग्राम फॉर रिजल्ट यानी कि P4R मॉडल में पूरी फंडिंग की जाएगी। यहां पर मेजर रिफॉर्म्स इंश्योर किए जाएंगे स्टेट लेवल पे, जिसमें कुछ इंडिकेटर्स फॉलो किए जाएंगे, तभी वो फंड्स जो है वो रिलीज होंगे। अगर कोई स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा तो स्टेट इंसेंटिव ग्रांट के तौर पे उन्हें कुछ और एडिशनल अमाउंट मिल जाएगा जो उन्हें इंकरेज करेगा। एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी होगी जिसका नाम परख रखा जाएगा। ये वेरीफाई करेगी डिसबर्समेंट जो फंड का किया जाएगा उसके पहले कि काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो इंपैक्ट इसका है पूरा ओवरऑल, उसकी बात करते हैं। तो जो स्टार्स प्रोजेक्ट है, ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें भी मददगार साबित होगा कई सारे पर्सपेक्टिव से। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, फाउंडेशनल लर्निंग है, उसमें मददगार साबित होगा। लर्निंग असेसमेंट सिस्टम बेहतर करेगा। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और टीचर्स का भी डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वो अच्छा पढ़ा सके। हमारा अगला आर्टिकल सेंसस 2021 के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि चूंकि हम कोविड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो ये सेंसस हम 2021 में नहीं करवा पाएंगे, 2022 में करवाएंगे। जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसमें देश की जनसंख्या पता चलती है और सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। ये इस प्रकार की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं जनगणना के बारे में, सेंसस के बारे में। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मायो के समय में 1872 में हुई थी। इससे मदद मिलती है सरकार को कि वो कैसे पॉलिसीज बनाएं, कैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जाए। जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस था वो 1881 में हुआ था। उसके बाद से हर 10 साल पे बिना मिस के सेंसस होता रहा है। 1949 के बाद से ये सेंसस रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऋग्वेदा में भी एविडेंस मिलते हैं कि 800 से 600 बीसी के बीच में पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है कि 3rd सेंचुरी बीसी में टैक्सेशन लगाने के लिए लोगों की गणना की जाती थी। मुगल किंग अकबर का जो आईन अकबरी है, वहां पर भी कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलता है पॉपुलेशन का, इंडस्ट्री का, वेल्थ का। अब देखिए इस बार का जो सेंसस होगा वो 16वां होगा। जो 15 सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। इस बार कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे कि डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाएगा। जो 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, उनमें से 18 लैंग्वेजेस में ये सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, प्लस इंग्लिश में भी किया जाएगा।
इस बार जो सेंसस होगा, लास्ट वाले सेंसस में एक जेंडर मेल फीमेल के अलावा अदर था, इस बार उस जगह पे थर्ड जेंडर लिखा होगा और एक मोबाइल ऐप के जरिए ये सेंसस करवाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये काम दिया जाता है, तो उनकी डेली जो उनका मंथली रिम्यूनरेशन होता है उनकी ऑन पोस्ट, उसी में उनको ये काम करना होता है। बट इस बार उन्हें कुछ एडिशनल पेमेंट भी दी जाएगी इंसेंटिव के तौर पे। आर्टिकल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में है। अभी हाल ही में सरकार ने हमारी पार्लियामेंट को ये जानकारी दी कि इस योजना का लाभ उठाने वाले महिलाओं की संख्या 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 1.75 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, मातृत्व लाभ योजना है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होने का मतलब यह है कि इस स्कीम के खर्च का कुछ हिस्सा राज्यों को भी वहन करना होगा। स्कीम में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया गया है। ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या है इस स्कीम का? देखिए, जब भी कोई महिला जॉब में होती है तो चाइल्ड बर्थ के पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद उसे कुछ समय चाहिए होता है अपना और बच्चे का ख्याल रखने के लिए। उस दौरान वो काम नहीं कर पाती तो उसका वेज लॉस होता है, तो थोड़ा बहुत कंपनसेट किया जाता है इस स्कीम के माध्यम से। उस महिला को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि सेफ डिलीवरी हो और उसे अच्छा पोषण भी मिले। एट द सेम टाइम, अगर महिला प्रसव के तुरंत बाद जॉब पर जाने लगेगी, काम पर जाने लगेगी, तो बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाएगी। हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी प्रभावित हो, वो भी ना हो, कम से कम शुरू के 6 महीनों तक उसका भी प्रयास किया जाता है। बेनिफिशियरी की बात करते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर, मतलब ऐसी माँ जिसे अपने बच्चे को स्तनपान कराना होता है, वो इसकी बेनिफिशियरी होती हैं। 2017 में स्कीम आई थी तो ये कहा गया था कि 1 जनवरी 2017 को या फिर उसके बाद कोई भी ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट हुई है वो इस स्कीम का हिस्सा बन जाएगी। जो फर्स्ट लाइव बर्थ है ये केवल उसके लिए ही एप्लीकेबल होता है और कोई भी महिला अपने जीवन में सिर्फ एक बार इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती है। कुछ लोग ऑटोमेटिकली इस स्कीम के बाहर हो जाएंगी, जैसे कि अगर कोई भी ऐसी महिला है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसयू में जॉब करती हैं या फिर मैटरनिटी बेनिफिट की कोई और स्कीम अवेल कर रही हैं, तो वो इस योजना का हिस्सा नहीं होंगी। बेनिफिट्स में होता क्या है? 5,000 रुपये का कैश ट्रांसफर होता है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। पहला इंस्टॉलमेंट अगर ये बता दिया गया कि हाँ महिला प्रेग्नेंट है तो 1,000 रुपये का मिलता है। देन 2 और इंस्टॉलमेंट होते हैं, एक चेकअप के दौरान एंटीनेटल मतलब प्रसव के पहले, और दूसरा जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद। तो 2-2 हज़ार के 2 इंस्टॉलमेंट और मिलते हैं, तो 5,000 का ये अमाउंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कैश इंसेंटिव एक और योजना है, जननी सुरक्षा योजना। उसमें अगर उसका भी इंसेंटिव इसमें ऐड कर दिया जाए तो 6,000 का लगभग इंसेंटिव हो जाता है। इसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, स्कीम जो है उसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो प्लेटफॉर्म है उसी के अंडर में इंप्लीमेंट किया जाता है। बात करते हैं इस जननी सुरक्षा योजना स्कीम के बारे में। ये देखिए, एक मदरहुड इंटरवेंशन स्कीम है, 2005 में लॉन्च की गई थी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे इंप्लीमेंट करती है। ऑब्जेक्टिव इसका कोर ये है कि महिलाओं की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए। घरों में कई बार डिलीवरी करवाई जाती है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है, तो उसे अवॉइड किया जाए। इस स्कीम में देखिए, यहाँ पर तो सीधे सीधे लिखा है कि 1,400 रुपये का कैश ट्रांसफर दिया जाता है, कैश असिस्टेंस, बट एक्चुअली में ये 600 रुपये से लेकर 1,400 के बीच होता है, डिपेंडिंग कि वो महिला अर्बन एरिया में है कि रूरल एरिया में है, जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें है या फिर लो परफॉर्मिंग स्टेट में है। तो रूरल एरिया में और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है वहां पर ये 1,400 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नई रोशनी स्कीम के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने स्टेट वाइज जितने भी लोगों को ट्रेन किया गया है नई रोशनी स्कीम में उसकी जानकारी दी। देखिए, ये माइनॉरिटी वुमेन के लिए एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। माइनॉरिटी वुमेन्स पॉलिटिकल एरेना में काफ़ी पीछे रह जाती हैं, तो उन्हें एम्पावर किया जाए, उनमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए, टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानकारी दी जाए कि गवर्नमेंट सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करना है, बैंक या अदर इंस्टीट्यूशंस में कैसे उन्हें अपने आप को आगे लेकर जाना है, उनसे डील करना है, इस बारे में उन्हें एम्पावर करने का प्रयास इस स्कीम में किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो स्कीम है वो 6 दिनों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है, इस स्कीम के तहत किया जाता है। 6 दिनों के इस प्रोग्राम के बाद साल भर तक उन्हें जो भी सपोर्ट या गाइडेंस रिक्वायर्ड है वो दिया जाता है ताकि वो एम्पावर हो जाए। कई तरीके के इश्यूज कवर किए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में महिलाएं कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम वुमेन के लिए, हेल्थ एंड हाइजीन, वुमेन के लीगल राइट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल और सोशल और बिहेवियरल चेंजेस को लेकर भी महिलाओं को एम्पावर किया जाता है, जानकारी दी जाती है। कई सारे एनजीओज हैं
जिन्हें ये काम दिया गया है कि वो नई रोशनी स्कीम के तहत महिलाओं को ट्रेन करें, तो वही ये सारे काम किया करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुरुबा कम्युनिटी के बारे में है। अभी इन्होंने एक मैसिव रैली ऑर्गेनाइज की ताकि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, ये इसकी मांग कर रहे थे। बात करते हैं इस ट्राइब के बारे में। कुरुबा, इन्हें कई और नामों से जाना जाता है, लाइक कुरुबा गौडा, कुरमा या कुरुम्बार। ये एक हिंदू कास्ट है जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिसाइड करते हैं। ये देखिए 4th लार्जेस्ट कास्ट है कर्नाटका में, लिंगायत, वोक्कालिगास और मुस्लिम्स के बाद। ट्रेडिशनली ये शेफर्ड्स हुआ करते थे या मिलिशिया मैन होते थे, राजाओं की आर्मी में जाते थे, आर्म वेसल्स होते थे या पोस्टमैन का काम करते थे। ये शीप या गोट को चराया करते थे, या तो सिर्फ शीप को या फिर कई बार शीप और गोट सबको मिक्स करके। कुरुबास को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में ढांगर्स, रावारिस या फिर रईकास गुजरात में, देवासिस राजस्थान में और गडेरियाज हरियाणा में। ठीक है, बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में शेड्यूल ट्राइब के बारे में जिक्र किया गया है कि कौन सी ऐसी कम्युनिटीज होंगी जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि वो कम्युनिटीज जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह डिक्लेयर किया जाए कि शेड्यूल ट्राइब हैं, या फिर किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा संशोधन करके ऐसा कहा जाए कि शेड्यूल ट्राइब हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा। एक किसी स्टेट या यूटी की जो शेड्यूल ट्राइब है, ऐसा नहीं कि वो पूरे भारत की शेड्यूल ट्राइब बन जाती है। वो उस राज्य में शेड्यूल ट्राइब है, जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी हो। हालांकि क्राइटेरिया क्या होगा किसी भी ट्राइब को या किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब बनाने का, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। फिर भी कुछ ट्रेड्स हम फॉलो करते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाता है, लाइक उनकी प्रिमिटिवनेस, प्राचीनता, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, शाइनेस, शर्मीले होते हैं, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे भी किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर कर लिया है। हमारा लास्ट आर्टिकल ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ट्रांस फैटी एसिड्स के ऊपर एक कैप लगाया, जो रूल्स थे उनको अमेंड करके, मतलब इनका इस्तेमाल अब फूड प्रोडक्ट्स में कम किया जाएगा। इसके पहले उन्होंने ऑयल्स और फैट्स के संबंध में जो नॉर्म्स थे उनको टाइट भी किया था। देखिए, जो ट्रांस फैटी एसिड होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस के तौर पे तैयार किया जाता है, जब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। अब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान ऐड क्यों कर देते हैं? देखिए, हाइड्रोजन को ऐड करने की वजह से वो ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और कई बार एडल्ट्रेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन को ऐड करना सस्ता पड़ता है। इस प्रकार से बेक्ड, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड में आपको ये ट्रांस फैटी एसिड मिल जाएगा, और एडल्ट्रेटेड घी में भी। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये आर्टरीज को क्लॉग कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और हार्ट से जुड़ी हुई और भी कई तरीके की बीमारियां होती हैं। WHO ने तो ये कहा है कि 2023 तक हमें पूरी दुनिया से सभी फूड प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैटी एसिड्स को रिमूव करना है। इसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव भी चलाया है जिसका टाइटल भी रिमूव ही है। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांस फैटी एसिड्स का अब कम इस्तेमाल किया जाएगा। तो कितना कम इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, इसके पहले तक फूड प्रोडक्ट्स में 5% तक ट्रांस फैटी एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन 2021 से इसे घटाकर 3% और 2022 से इसे 2% करने के लिए कहा गया है। और ऑब्जेक्टिव वही है कि 2030 तक हम भी इंडिया से ट्रांस फैटी एसिड का जो इस्तेमाल है उसे एलिमिनेट कर देंगे, जो कि WHO के टारगेट के साथ मेल खाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेरी सहेली इनिशिएटिव के बारे में है। वुमेन सेफ्टी को लेकर इंडियन रेलवेज ने मेरी सहेली इनिशिएटिव अभी सभी जोन्स में लॉन्च कर दिया है। पार्लियामेंट को अभी इस बारे में जानकारी दी गई। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है मेरी सहेली। कई बार महिलाएं ट्रेन में अकेले यात्रा करती हैं, उनके पेरेंट्स या वो खुद भी समटाइम्स इनसिक्योर फील करती हैं। ऐसी इनसिक्योरिटी उनके मन में ना आए, इसीलिए मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसमें लेडी ऑफिसर्स की एक टीम आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो अकेले ट्रैवल कर रही हैं। वो उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें कई तरीके की इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, लाइक अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो RPF सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 182 को कॉल कर सकती हैं, या GRP सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 1512 को कॉल कर सकती हैं। और भी प्रिकॉशंस लेने के लिए उनको समझाया जाता है कि किसी भी स्ट्रेंजर से खाना मत लीजिएगा, IRCTC ऑथराइज्ड जो स्टॉल्स हैं वहाँ से ही खाना खरीदिएगा, अपने लगेज का ध्यान रखिएगा,
कोई भी दिक्कत हो तो आप 182 डायल कर दीजिए, तो उनको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है। और इन बिटवीन उन पैसेंजर्स की जानकारी जो इन रोड डिविजन्स आते हैं, जोन्स आते हैं, उनको भी कन्वे कर दी जाती है। जब उनकी यात्रा खत्म हो जाती है तो उनसे फीडबैक कलेक्ट किया जाता है कि उन्हें कैसा फील हुआ, क्या उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस किया। तो बहुत ही अच्छा कदम है। वैसे तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, बट अभी से लगभग सभी जोन्स में स्प्रेड कर दिया गया है। लेडी आरपीएफ पर्सनल्स की टीम को बनाया जा रहा है जो इस पूरी इनिशिएटिव के स्कीम के लिए काम करेंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में है। अभी हाल ही में इस प्रोग्राम का सेकेंड फेज कमेंस किया गया, लॉन्च किया गया। देखिए, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम को 2019 के दिसंबर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य बिल्कुल साफ है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं वो साइंस के फील्ड में एडवांस लेवल तक जाएं। पार्टिकुलरली ऐसी लड़कियां जो मेरिटोरियस होती हैं, उनमें से बहुत कम आगे जा पाती हैं कंपैरिजन टू बॉयज़। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तैयारी की जा रही है थ्रू विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। इसमें इंकरेज किया जाएगा मेरिटोरियस गर्ल्स को कि वो स्टेम के फील्ड में और बढ़िया काम करें। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ताकि वो हायर एजुकेशन में जब भी जाती हैं तो इन फील्ड को परस्यू करें और इसमें अपने करियर को आगे लेकर जाएं, रिसर्च में पार्टिकुलरली। यहाँ पे देखिए, क्लास 9 से लेकर 12 तक की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। अभी तक 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों को 2019 से कवर किया गया था और अभी से 50 और जेएनवीज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2021-22 में। कई तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक उस बच्ची की या फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाई जाएगी, उनको लैब्स में विजिट करवाया जाएगा, नॉलेज सेंटर्स में जहाँ उनको जानकारी मिले, जो रोल मॉडल है उनके साथ उनको इंटरेक्ट करवाया जाएगा ताकि वो थोड़ा इंकरेज हों, मोटिवेट हों। साइंस कैंप में ले जाएंगे, एकेडमिक सपोर्ट क्लासेस वगैरह भी दी जाएंगी। ऑनलाइन एकेडमिक सपोर्ट भी रहेगा उनके लिए, उनको कोई डाउट है, वीडियो क्लासेस, स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा ताकि उन्हें मदद मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। सेकेंड फेज़ की बात करते हैं तो शुरू में 50 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था, लेकिन अभी इसे 50 और जिलों तक एक्सपेंड करने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पेयजल सर्वेक्षण के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में पायलट बेसिस पर, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर चेक करने के लिए एक पेयजल सर्वेक्षण चलाया हुआ है जल जीवन मिशन अर्बन के तहत। सर्वेक्षण में पता किया जाएगा कि डेटा वगैरह गैदर किया जाएगा कि पेयजल की स्थिति क्या है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, वाटर बॉडीज की कंडीशन क्या है। एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जहां पर डेटा कलेक्ट करके इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश की जाएगी। इनिशियली 10 सिटीज को चूज किया गया है। इस सिटीज के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में। देखिए, इसमें उद्देश्य ये है कि जो अमृत सिटीज हैं, 500 अमृत सिटीज हैं, वहां पर सीवेज मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए। जो 4378 स्टेचुरी टाउन्स हैं वहां पर वाटर सप्लाई को इंश्योर किया जाए यूनिवर्सल बेसिस पे। इसके लिए स्टेट, सेंटर और लोकल बॉडीज आपस में MOU साइन करेंगे। फंडिंग की बात करें तो यूटीज को 100% सेंट्रल फंडिंग मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स को 90%। कोई भी ऐसा राज्य जहां पर 1 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। 1 लाख से 10 लाख के बीच में अगर पॉपुलेशन है तो 1/3 33% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर 25% जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के बारे में है। देखिए, नर्चरिंग का मतलब होता है पोषण। यू मे गेट कंफ्यूजन कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से तो नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, नर्चरिंग का मतलब विकास करना भी होता है। यहाँ पर है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। इट इज़ अ काइंड ऑफ चैलेंज। चैलेंज किस बात का है कि हमें अपने आसपास के नेबरहुड को नर्चर करना है, मतलब उसका विकास करना है। अब हम तो ये कर नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एंटिटीज हैं, वही ये विकास करेंगी। अब सवाल ये है कि ये विकास किसके लिए करना है, नेबरहुड को किसके लिए नर्चर करना है। तो बच्चों के लिए इसे नर्चर करना है, वो लोग जो उनका ख्याल रखते हैं उनके लिए नर्चर करना है ताकि बच्चों का विकास हो सके। इसी उद्देश्य से इस चैलेंज को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था और अभी हाल ही में 25 सिटीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जो इस चैलेंज में हिस्सा लेंगे। चैलेंज में देखिए, सभी स्मार्ट सिटीज एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा शहर जहां पर पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है वो भी इस चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं। ये 3 साल का एक इनिशिएटिव है जिसको स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत होस्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसमें कोलैबोरेशन है बर्नार्ड वॉन लियर फाउंडेशन और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी। तो ये बॉडीज भी इस चैलेंज में इन्वॉल्व हैं। पर्पस बिल्कुल साफ है, इंडियन सिटीज को कुछ इस प्रकार से डेवलप करना है
कि जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है 5 साल तक के बच्चों का वो बढ़िया से हो। देखिए होता क्या है कि हम देखते हैं कि घर तो बने हुए हैं लेकिन आसपास ओपन स्पेस है ही नहीं जहां बच्चे खेल सकें, या वो महिलाएं जो बच्चों की केयर कर रही हैं वो उनको लेकर वॉक पे जा सकें। पार्क, प्लेग्राउंड, इन सब चीजों की बहुत कमी है। ये बच्चों के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब ये जिम्मेदारी दी जाएगी इन सिटीज को कि वो ऐसा नेबरहुड तैयार करे जहां पर ये बच्चे अपना पोटेंशियल डेवलपमेंट अटेन कर सकें, और इसके लिए वो एक चैलेंज में हिस्सा लें जहां पर वो बताएं कि इस काम को करने के लिए उनके पास क्या प्लान है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, जो अर्ली चाइल्डहुड है उसे प्रमोट करना है, जो अर्ली चाइल्डहुड सेंट्रिक सॉल्यूशंस हैं जो उनके बचपन को बेहतर बनाते हैं उसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ये शहर। जो मेन स्ट्रीम, जो भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं उनको मेन स्ट्रीम करना और इंप्लीमेंट करना। पीयर टू पीयर नेटवर्क डेवलप करना, मतलब उन सभी एंटिटीज के साथ जोड़ना जो इस दिशा में काम कर सकते हैं। डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करना कि बच्चे और जो उनके केयर गिवर्स हैं इन सभी डेवलपमेंट्स का उनके ऊपर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। कौन अप्लाई कर सकता है? सभी स्मार्ट सिटीज एप्लीकेबल हैं, मतलब वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो स्टेट और यूटी की कैपिटल हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा शहर जहां पर पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा हो। अभी जो 25 सिटीज सेलेक्ट की गई हैं उनके नाम यहां पर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगरतला, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, धर्मशाला, इरोड, हैदराबाद, हुबाली, इंदौर। आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है इनकी, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। जो सिलेक्टेड सिटीज हैं उनको बेनिफिट क्या होगा? इन सिटीज को टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी कि इस चैलेंज को पूरा कर सके। यहां पर देखिए अगर ये इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं तो उसे पायलट बेसिस पर एक्सेप्ट करके बाद में उस सॉल्यूशन को और बड़े स्तर पर स्केल किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें फंड भी किया जाएगा ताकि यंग चिल्ड्रन में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़िया हो। ये प्रोग्राम जो है वो सिटीज को इस तरीके से डेवलप करने का मन बनाता है जिससे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी हाल ही में NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को NPC-DCS के तहत इनकॉर्पोरेट कर लिया। NPC-DCS एक प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो अभी NAFLD को भी इसका हिस्सा बना दिया गया कि हम इसको भी रोकने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। अब ये है क्या NAFLD? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमर्जिंग डिसीज है जो लिवर को अफेक्ट करती है। अब देखिए इसी का एक वेरिएंट है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ये उन लोगों में होती है जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को कैसे डायग्नोज करते हैं। इसमें डायग्नोज क्या करना है, पूछ लो सामने वाले बंदे से, दारू पीते हो कि नहीं पीते हो? अगर दारू पीता है तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होगी, नहीं पीता है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होगी। अब आप कहेंगे झूठ बोल देगा तो मरे, डायग्नोज नहीं हो पाएगा। खैर मेडिसिन में तो डायग्नोज करने के बाद ही जो भी ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। देखिए इसमें कंडीशन ये होती है कि जो लिवर होता है वो काफी ज्यादा एक्यूमुलेट कर लेता है फैट को, जो कि या तो अल्कोहल की वजह से हो सकता है या फिर फैट के बहुत ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से हो सकता है। अगर ये और ज्यादा सीवियर हो जाए, इसी का एडवांस वर्जन होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जिसमें लिवर में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, थकान महसूस होती है, लिवर का साइज बढ़ जाता है, लिवर का कलर भी चेंज होने लगता है, गले और हाथों के पास स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है। ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि पाचन क्रिया के खराब होने की वजह से कई बार होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को इसका खतरा ज्यादा रहता है। इसमें जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स में देखिए फैट, ऑयल, वैक्सेस और कुछ विटामिन भी आते हैं, बट यहां पर ब्लड में लिपिड्स के बढ़ने की वजह से या ओबेसिटी की, मोटापे की वजह से, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है और ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इनके बढ़ने की वजह से ये बीमारी हो जाती है, या जिसको हाई बीपी होता है उसको भी ये समस्या होती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ब्लड की टेस्टिंग कर लेते हैं, रेडियो इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए वेट रिड्यूस कर लो, डायबिटीज को कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ट्रीट किया जाए, या फिर लिवर में इन्फ्लेमेशन के लिए दवाएं दे दी जाए। ये सारे तरीके हैं इसे कंट्रोल करने के। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सिटी इनोवेशन एक्सचेंज के बारे में है।
हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ये है कि सिटीज़ को इनोवेटर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, जिससे कि जो अर्बन चैलेंजेस हैं उनके लिए सॉल्यूशंस निकाला जा सके इनोवेटिव तरीके से। इस प्लेटफॉर्म का ये मानना है कि हर व्यक्ति एक इनोवेटर होता है। अब एक्चुअली में ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है? देखिए, साधारण शब्दों में बात करें तो हर सिटीज़ की कुछ समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं, सैनिटेशन से जुड़ी हुई होती हैं, या वाटर सप्लाई से जुड़ी हुई हो सकती हैं, और भी कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। जो इनोवेटर्स हैं वो उन सिटीज़ की समस्याओं के सॉल्यूशन के तौर पे कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान, कोई नया प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं और फिर वो उसे इस सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर शोकेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर और भी कई सारे एकेडमिशिया होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे जिनके साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब कोई इनोवेटर हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई या कोई भी और प्रॉब्लम जो सिटीज़ फेस कर रही हैं उनके संबंध में इनोवेशन को लेकर आएगा क्यों? इनोवेशन को लाने के बाद वो यहाँ पर शोकेस करके उसे पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। लेटर ऑन वो उस पर पेटेंट हासिल कर सकते हैं और फिर अपनी उस प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये इंसेंटिवाइज करेगा इनोवेटर्स को और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देगा। एट द सेम टाइम जो सिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई और सारे इनिशिएटिव कोलैबोरेट करेंगे, लाइक स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन अग्नि जिसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशंस, और भी जो इनिशिएटिव्स हैं जो इनोवेशन के इकोसिस्टम को बेहतर करते हैं, ये सारे ही इनिशिएटिव्स इनोवेशन के लिए हैं। यहाँ पर देखिए, जो अग्नि है ये लार्जली काम करता है जो भी इनोवेटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को पेटेंट दिलवाना या फिर उनका कमर्शियलाइजेशन करवाना। तो ये उनकी मदद कर देगा, तभी तो इनोवेटर्स इंसेंटिवाइज होंगे ना कि हाँ वो सिटीज़ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के संबंध में इनोवेशन लेकर आए। वर्तमान में 400 से ज़्यादा स्टार्टअप, 100 स्मार्ट सिटीज़ और 150 से ज़्यादा चैलेंज स्टेटमेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जिसमें 215 से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं वेरियस इनोवेटर्स के द्वारा। सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आएंगे, एकेडमिक बिजनेसेस एक साथ आएंगे और वापस में मिलकर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालने का प्रयास करेंगे। और सिटीज़ जो हैं वो इनकी मदद से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलकर सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे इंडिया में जो इनोवेशन का इकोसिस्टम है वो बेहतर होगा और इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेगा। तो अब आइए बात करते हैं अग्नि के बारे में, यानी कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशंस। देखिए, ये एक प्रोग्राम है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उसके तहत, और ये एक मिशन भी है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के तहत, पीएम स्टीएक के तहत। पर्पस बिल्कुल यही है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उनको पेटेंट दिलवाया जाए, उनका कमर्शियलाइजेशन किया जाए, ताकि जो इनोवेशन है वो इंसेंटिवाइज हो। इसे इन्वेस्ट इंडिया, जो कि इंडिया की लीडिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये सारी बातें इस इनिशिएटिव के बारे में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।